वेलकम बैक माय पीपल। स्वागत है आपका स्टैंड टॉक्स के एक नए एपिसोड में। अनफॉर्चुनेटली अजय हमें ज्वाइन नहीं कर रहे हैं आज क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कहीं पे बिजी थे। वी आर गोना मिस हिम, नॉट पर्टिकुलरली, पर हाँ थोड़ी सी तो एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं वो हमारे नए गेस्ट से बात करने की। अ, हमारे नए गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूँ तो वो हैं एक हाईलैंडर। बहुत आप ये मान सकते हैं कि माउंटेन्स की वैली में पले बड़े हैं। काफ़ी अच्छा उनका इंटेलेक्चुअल जर्नी रहा है इस पूरी उनकी 24 या 25, आप जो भी कह सकते हैं, लाइफ टाइम में। एंड बहुत ही हमारे स्कूल के एक तरीके से पॉपुलर भी थे, थोड़े बहुत आप कह सकते हैं टीचर्स के अमंग। एंड काफ़ी अच्छे तरीके से हर चीज़ को हैंडल करते हैं। वेलकम सृष्टि, कैसे हैं आप? बताएं कुछ जनता को हमारे बारे में, सॉरी आपके बारे में। हाय। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। अच्छा लगा मुझे सुन के। पॉपुलर तो मुझे लगता मैं थी, बट चलो थोड़ा बहुत। मैं सृष्टि सनवाल हूँ। अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज़ इन दिल्ली। पूसा के नाम से फेमस है ये जगह। And I come from agriculture background. I had biology in my 11th, 12th plus 2. Then I switched to agriculture. After that I pursued agricultural economics masters from Karnal. मतलब मैं 12th के बाद बाहर ही रही हूँ, मैं घर से बाहर ही हूँ। सो बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत ठोकरें भी खाई। बट अच्छी जर्नी थी। अब मैं वापस दिल्ली आ गई हूँ, बट मैं अभी भी हॉस्टल ही रहती हूँ। क्योंकि मतलब मैं अभी भी बाहर ही हूँ। मैं हूँ दिल्ली, बट मैं बाहर ही हूँ। तो इतना आप पहले से अ, इतने ज़्यादा स्टडी में इन्वॉल्व थे एंड इतनी ज़्यादा आपने मतलब एक तरीके से आपने डॉक्टर जितना ही परस्यू किया है पढ़ाई को। तो ये आप में जो स्टडी को लेके इतना बड़ा जो कह सकते हैं हम इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जो है, वो पहले से था या धीरे धीरे ग्रो हुआ है? बहुत ज़्यादा। मतलब मैं ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे नई स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट हूँ। मैं पहले भी थी और मैं अभी भी वही हूँ। और इंटरेस्ट ऐसे, जैसे पहले तो मैंने हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग कभी नहीं करी है, कभी भी नहीं। मैं हमेशा फ्लो के साथ गई हूँ। मुझे 10th के बाद मेरा इमीडिएट था कि मुझे अभी क्या करना है, तो मैंने बायोलॉजी मुझे पसंद थी तो मैंने वो परस्यू करा। उसके बाद मैंने देखा कि नहीं, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है नीट के लिए। बिल्कुल मेरा, बिल्कुल मतलब मैंने थोड़ा सर्च किया क्या है, इतनी भीड़ है और इतना पढ़ना है और इंटरेस्ट नहीं आया पहली बात। अगर इंटरेस्ट होता ना तो ये सारी चीज़ें नहीं दिखती कि भीड़ है कि क्या है कि कुछ है, ठीक है। डॉक्टर्स तो वगैरह मैंने में नीट, एनालॉजी में इंटरेस्ट नहीं आया ऐसा? हाँ मैंने बायो ली थी ये सोच के नहीं कि मुझे डॉक्टर बनना है। मैंने बायो इसलिए ली थी क्योंकि मुझे बायोलॉजी पसंद थी। ओके। मेरा माइंडसेट ये था उस टाइम पे। ओके। फिर उसके बाद 11th करी। 11th के बाद मतलब 11th में मुझे पता लग गया था कि मुझे नीट तो नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद 12th में आई, तो फिर 12th में मैंने अदर करियर ऑप्शंस देखने स्टार्ट करे। और फिर एक दो लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे एक हमारी फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्बिंगर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। सो वहाँ उस यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे बताया किसी ने। और फिर मैंने एग्रीकल्चर लाइन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा एंड व्हाट आर द चैलेंजेस, मतलब हम लोगों की ज़रूरत क्या है ऐसी। तो मैंने पहले वो देखी कि स्कोप है नहीं है क्या है। करियर ग्रोथ भी ठीक ठाक लगा मुझे, स्कोप भी अच्छा था और बच्चे ज़्यादा उस लाइन की तरफ देखते भी नहीं है, तो थोड़ा कंपटीशन भी कम था। तो मुझे लगा कि मैं इसको देख सकती हूँ, क्योंकि बच्चे इतना कर नहीं रहे हैं जितनी डिमांड है इस सेक्टर में अभी इंडिया में। देखो अभी इंडियन इकोनॉमी में 46% जो हमारी लेबर फोर्स है इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। तो 46% बहुत होता है। 46% लोगों के वेलफेयर के लिए आपको सोचना है आगे। वो सब सोच के फिर मेरे को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में मुझे इंटरेस्ट आया। एग्रीकल्चर मैंने परस्यू करे, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स। फर्स्ट ईयर में हमारे हर सेमेस्टर में 12-13 सब्जेक्ट्स होते थे। मतलब हरा किसी तेरा। को
हाँ, सबको लगता था खेती-बाड़ी है, खेती-बाड़ी है। मेरे दोस्तों को तक नहीं पता था कि ये डिग्री इतनी सीरियस है, बट इतने सारे सब्जेक्ट्स पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मतलब एग्रोनॉमी, ऐसे माइक्रोबायोलॉजी सो ऐसे इट्स करके हार्ड यार। आप टू बी एन एवरेज स्टूडेंट, आपके लिए तो ये सब बहुत ज़्यादा होगा। मतलब हाँ, मतलब देखो ये था कि मुझे भी लग रहा था जैसे डीयू में हमने देखा है कि 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब हमने यही देखा है 3-4 हर सेमेस्टर में। तो मुझे तो यही लगा था इतनी ही होंगी, किसी सीनियर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। मैं ऐसे ही एकदम फ्रेश ही थी, ठीक है? मैं वहाँ गई और मैंने जब सब्जेक्ट्स देखे तो मुझे लगा अरे ये क्या ले लिया? सच में मुझे यही लगा कि मैंने अरे ये तो बहुत मैंने अंडर एस्टिमेट करा इसको, बट इतना डिफिकल्ट और 4 साल ऐसे कटे हैं, मतलब बहुत ज्यादा हेक्टिक। सबको ऐसे ऐसे ही लगता है, बट हम लोगों को ही पता है कि एग्रीकल्चर में कितनी पढ़ाई होती है और हमने कितना साइंस वाली चीजें, मतलब सब सिर्फ पीसीएम और पीसीएमबी और बायोलॉजी वाले बच्चे ही एग्रीकल्चर परस्यू कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि एग्रीकल्चर क्या ही होगा, थोड़ा सा ऐसे बीज ही चार तो साल बोना में है। 48 सब्जेक्ट्स, खेती बाड़ी तो नहीं हो सकता भाई। बहुत बहुत मतलब हाँ। कभी लॉन्ग टर्म नहीं सोचा कि मुझे वो करना है, मैं बस अपना आगे का देखती थी, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है मुझे बस। तो आप अभी रिसर्च में हो, एंड रिसर्च एक बहुत ज़्यादा आई गेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज़ है, क्योंकि ये शायद आप खुद के लिए नहीं कर रहे हो, ये शायद आप सबके लिए कर रहे हो। टू बी ऑनेस्ट, हर बंदे के लिए ही, हर एग्रीकल्चरल फील्डर जो है वहाँ पे, उन सब के लिए ही ये यूज़फुल होगी जो आप रिसर्च कर रहे हो। तो ये हम्म। आपको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, या एक तरीके का सेमेस्टर फील होता है कि सेमेस्टर क्लियर करना है बस? क्या है आपके लिए उस रिसर्च की इम्पोर्टेंस? रिसर्च सच में मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। सबसे पहली बात, मतलब नॉवेल्टी होनी चाहिए काम में, कुछ नया काम होना चाहिए। हाँ, मैंने एमएससी करी है, बीएससी के बाद एमएससी। तो एमएससी में थीसिस लिखनी होती है, जैसे एमए में नहीं होती है, आई थिंक थीसिस नहीं लिखनी होती, एमएससी में थीसिस लिखनी होती है। और उसमें मतलब वही मेरे ख्याल से मेरी थीसिस थी 120 पेजेस समथिंग की। और उसमें ही मेरी हालत खराब हो गई थी। सिर्फ हमने सेकेंड ईयर में उसमें थीसिस करनी होती है सिर्फ एक साल। तो इतना सारा लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है, मतलब बहुत सारी चीजें करनी होती है, कहीं से कुछ कॉपीड नहीं होना चाहिए, वरना मतलब ऐसे ना तुम आगे को कहीं कुछ प्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐसे जैसे ब्लॉक हो जाओगे, ब्लैक लिस्ट हो जाओगे, ऐसा भी होता है। तो अच्छा, बहुत मतलब एक भी स्टेटमेंट मैच नहीं कर सकती किसी पुराने प्रोजेक्ट से, या कुछ अगर आप कहीं से रेफरेंस ले रहे हो रिसर्च के लिए तो वहां से भी कोई मैच नहीं कर सकते? रेफरेंस अगर आप ले रहे हो तो कॉपी कॉपी डिटो सेंटेंस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर साइटेशन आपको देनी पड़ेगी, बिब्लियोग्राफी में प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा। और सेंटेंस पूरा कॉपीड नहीं ले सकते, उसके बहुत रूल्स होते हैं रिसर्च में। और आजकल टूल्स हैं जिससे एकदम पता लग जाता है एआई कितना यूज किया है, क्या किया है। क्योंकि जितने सोफिस्टिकेटेड एआई टूल्स हैं उतने ही सोफिस्टिकेटेड उसके टेस्टिंग टूल्स भी हैं। तो बिल्कुल। बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है चोरी करना। बट नहीं, रिसर्च अब एमएससी में मतलब फिर भी 1 साल की रिसर्च होती है, 1 साल का कोर्स वर्क और 1 साल की रिसर्च। बट पीएचडी में 1 साल कोर्स वर्क है हम लोगों का। मैंने नवंबर में ज्वाइन किया, सितंबर तक कोर्स वर्क है, उसके बाद हमारी रिसर्च स्टार्ट होगी। तो अभी तो वो प्रेशर प्रेशर बिल्डअप होना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जब होगा फिर देखते हैं, वही ना नेक्स्ट स्टेप होगा तो देख लेंगे। इतना लंबा नहीं सोचना। एट पॉइंट ही सोचना बेटर है, कहीं आगे जाके सोचो तो फिर उसका स्ट्रेस बिल्डअप करके क्या फ़ायदा, जब अभी के काम पे या फोकस ना कर पाओ तो। हाँ, वही अभी जो कर रहे हो उसको अच्छे से करो, आगे का भी अच्छे से हो ही जाएगा। ये भी सही बात है। तो हुँ। इसी को लेके अगर मैं चलूँ आपके साथ, तो आपका अ, एक इंस्टा पे बहुत अच्छा खासा 500 प्लस फॉलोअर्स का एक अकाउंट था, आज बस सनवाल नाम से। तो आपने क्यों उसको बैक ऑफ कर दिया? मतलब जो मैंने जहाँ तक रिसर्च किया है, उस पे लास्ट पोस्ट 2024 का था, तो ऑलमोस्ट 2 साल हो गए यार। बट दैट वाज अ रियली गुड चैनल, ग्रो हो सकता था, काफ़ी अच्छा आर्ट है उस पे, आप चेकआउट कर सकते हैं गाइस।
मैं लिंक डाल दूंगा। तो थैंक यू। क्यों क्यों उसको आपने एक तरीके से या तो अबेंडन कर दिया, या आपके पास वो उतना टाइम नहीं निकल पा रहा उसके लिए, क्या रीजंस हैं उसको छोड़ने के? अबैंडन नहीं किया है उसको, अबैंडन करना होता तो मैं डिलीट कर देती। मैंने वो कोविड के टाइम पे स्टार्ट किया था। कोविड के टाइम पे मैंने मैंने म्यूज़िक भी थोड़ा-थोड़ा ऐसे करा, मेरे पास कीबोर्ड है, मैं थोड़ा वो भी प्ले करती थी। और फिर मुझे लगा कि एक बार आर्ट भी ट्राई करते हैं, ऐसे स्केचिंग। तो मैंने ऐसे ही एक दिन नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, मैंने कहीं से कुछ नहीं सीखा है, ऐसे करा तो मुझे लगा कि यार स्कोप है, इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ थोड़ा-सा। फिर वगैरह बनाती गई, एक पोस्ट मैं 1 साल में डालती थी। एक मेरे ख़्याल से 2021 में, एक 22 में, एक 23, ऐसे-ऐसे करके मैंने 4 स्केच बनाए हैं बस, 4-5 स्केच। लेकिन मैं करूँगी उसको। मेरा बहुत मन करता है। जैसे अभी भी ना मैं घर जाती हूँ जब, तो मेरा सामान वहाँ पड़ा रहता है सारे स्केचिंग का। तो मुझे इतना मन करता है उसको छू के, उसको करने का, मतलब कि मैं चलो निकालती हूँ उसको। एक को कंप्लीट करने में पूरे 3 दिन लगते हैं और हर एक दिन 6-6, 7-7, 8-8 घंटा, ठीक है? तो वो फिर मुझे लगता है कि अभी मैं वो टाइम नहीं दे सकती हूँ। अभी एग्ज़ाम्स हैं, कितनी चीज़ें हैं। अभी नहीं करूँगी मैं उसको। डेफ़िनेटली आगे मेरा कहीं मैं सेटल हो जाऊँगी जॉब वाले पर्सपेक्टिव में, फिर मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। टू बी ऑनेस्ट दैट वाज नॉट नॉर्मल। मैंने वो चैनल देखा है, वो स्केचेस नॉर्मल तो नहीं थे। हाँ, ड्यूरेशन जो आप कह रहे हो दैट इज समथिंग, बट जो आपने बोला कि एक दिन ऐसे ही नॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। तो ये वाली लर्निंग जो आई आपको कि सिर्फ जो आपके पास प्रेजेंट में है उसी पे ज़्यादातर फोकस करना है, फ्यूचर का नहीं लेना है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो जाती हैं, जो इतनी सारी कीवर्ड्स के साथ आप चीज़ें बोल रहे हो, ये जो आपके पास इतनी सारी लर्निंग आई है, ये आपके पास कब डेवलप हुई है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मैंने बताया ना, मैं 12th के बाद से बाहर हूँ, ठीक है? तो और मैं एकदम फ्रेश ही थी। हमारे वहाँ पे जो बच्चे थे वो सारे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4, 5 साल ड्रॉपर बच्चे थे। वो लोग वो बच्चे थे जिन्होंने नीट जेईई के लिए ड्रॉप लिया था, जिनका नहीं हुआ तो वो ऐसे मायूसियत में एग्रीकल्चर में आ गए थे। तो वहाँ से देख के मेरे को काफ़ी काफ़ी लर्निंग्स बाहर रह के, पता है, मुझे लगता है कि अपने घर से दूर 1-2 साल सबको बिताने चाहिए। अपने बारे में इतनी ज़्यादा चीज़ें पता लगती हैं और सीखने को इतना कुछ मिलता है जो घर पे नहीं रह के मिलता सीखने को। ओके, तो वो सेल्फ लर्निंग वाली चीज़ें थी आपके लिए। सेल्फ लर्निंग परेशानी भी होती है, बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कत हुई थी मुझे जब मैं शुरू में घर से दूर गई। बट मैंने सीखा बहुत कुछ और एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। सच में मुझे, मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, उस समय मैं बहुत परेशान होती थी, लेकिन अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, मुझे इतनी सारी चीज़ें इतनी सारी चीज़ों के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इतनी सब चीज़ें आती हैं, मुझे पता है आई कैन मैनेज डिफरेंट सिचुएशंस। मतलब इतना कॉन्फिडेंस, मुझे ट्रैवलिंग में तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया है अभी कि मैं कहीं भी यहाँ अकेले जा सकती हूँ। सच में मुझे बिल्कुल ऐसे अनकंफर्टेबल या बोझ नहीं लगता है अगर मुझे कहीं अकेले जाना है, बहुत सारा सामान लेके। मैं एकदम अभी सारे मोड से मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ अकेले, तो सही है। ओके, तो सारे मोड्स को चेक इन कर देते हैं हम आपके लिए। सब नहीं, बट ऐसी चीज़ों को और करो, फिर वो चीज़ खत्म हो जाती है, पता है? वो डर खत्म हो जाता है। मैं सच बता रही हूँ, मुझे पहले अकेले रहना नहीं आता था, मतलब रूम में ना मुझे डर लगता था, जैसे यूजुअली लड़कियों को लगता है, ठीक है? तो मुझे बहुत डर लगता था, ऐसा लगता था यहाँ से भूत आ गया, वहाँ से, मतलब यूजी में। बट उसके बाद सीख गए, सीखना ही पड़ता है। अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन को बार बार करते करते उसका डर जाने की बजाय हम ही चले गए तो? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हाँ, नहीं होता ऐसा। वही एक तरीके से कंडीशनिंग हो जाती है उस चीज़ को लेके, वो तो मैं समझ रहा हूँ आपका। कोई नहीं। तो ओके, आपका क्या बिलीव है एक फ्रेंडशिप को लेके? फ्यू डीप कनेक्शंस इज गुड फॉर यू, या पूरा एक अलग अलग कैटेगरीज का ग्रुप इज बेटर? मतलब कुछ ही कनेक्शंस आपके लिए बहुत ज़्यादा सही हैं, या आपको अच्छा लगता है कि नहीं, हर हर जगह, जैसे कॉलेज का एक अलग ग्रुप, आप
कहीं कभी घर आ रहे हैं तो वहाँ का एक अलग ग्रुप, उन फ्रेंड्स का अलग अलग ग्रुप, वो बेटर है, या फिर एक कुछ ही डीप कनेक्शंस जो आप मेंटेन करके रख सकते हो? मेंटेन तो वही बोथ साइड होता है, पर मेंटेन करके रख सकते हो उनको फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्या आपको थ्रू आउट क्या लगा, क्या सही है आपके लिए? मैं दोस्ती एक एक ही मेरा बेसिस है जिसके बेसिस में मैं दोस्ती करती हूँ, वो है पीपल हू डोंट जज। मैं उन्हीं लोगों से दोस्ती करती हूँ क्योंकि इंट्यूशन आ जाती है, किससे आप बात करो पता लग जाते हैं, किसी के बोलने का हाव-भाव कि सामने वाला बंदा आपको जज कर रहा है, नहीं कर रहा है। सो आई टेस्ट पीपल। मैं पहले थोड़ा कुछ शेयर, कुछ थोड़ा-थोड़ा ज अगर मुझे थोड़े मिले जज तो फिर तो नहीं, वो आउट ही हो गया। तो मैं जो लोग जज नहीं करते वो सब मेरे दोस्त हैं और हाँ, मेरे भी पूरा एक स्पेक्ट्रम है दोस्तों का, जैसे आपने अभी बोला। कुछ दोस्त मेरे कुछ हैं, मतलब सबसे मुझे अलग-अलग मिलना पड़ता था। जैसे जब मैं दिल्ली आती थी कॉलेज से, तो सारे मेरे एक-दूसरे को नहीं जानते हैं दोस्त। मेरे कुछ कोचिंग वाले अलग दोस्त हैं 3, कुछ स्कूल वाले भी दोस्त हैं 3-4 और वो 3-4 भी एक-दूसरे को नई दोस्त हैं। तो मुझे उन 3-4 से भी अलग-अलग मिलना पड़ता था। तो मेरे पास ऐसे दोस्त हैं, स्पेक्ट्रम है पूरे दोस्तों का। ओके। यहाँ से लेके वहाँ तक का। ओके। और दोस्ती और ये भी होता है कि हर दोस्त से तुम अलग-अलग, ये सभी रिलेट कर सकते हैं इस बात को। तुम हर दोस्त से अलग टाइप की बातें करते हो और अलग बातें शेयर करते हो। जैसे वो नहीं होता, जैसे रील्स आती हैं, तो आप रील्स की कैटेगरी है कि तुम किस कैटेगरी की रील किस दोस्त को भेजोगे। तो सेम सेम ये लाइफ में भी ऐसे ही होता है। टाइप्स मतलब आप बाउंड्रीज में डिवाइड करके रखते हो कि इसके साथ इतनी बाउंड्रीज हैं, एग्ज़ैक्टली। इसको इतना समझाना है, इससे इतनी बात है। हुँ। वो आप पता है खुद नहीं बनाते हो, वो बन जाती हैं। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू गेट टू नो द पर्सन और आपको पता लग जाता है कि हाँ, उससे बस इस लेवल की ही बातें कर सकते हैं, वो इतना ही सह सकता है। उससे ज़्यादा नहीं सहा तो जाएगा इसके लिए उससे। तो बहुत ज्यादा स्मार्टनेस लेवल चाहिए ना उस बंदे को, कि इतना स्मार्टनेस लेवल हो। ये ऑटोमेटिकली तो कोई क्रिएट नहीं कर सकता, वो मतलब आई। लड़के नहीं कर सकते, ये लड़कियाँ ही कर सकती हैं। ये लड़के नहीं कर सकते। मैं बता रही हूँ ना, लड़कों का ऐसा होता है, पूरा एक ही ग्रुप होता है और लड़के अपने दोस्तों को दोस्त नहीं बोलते, भाई है भाई। तो ये आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जो आपके व्यूअर्स जो फीमेल व्यूअर्स होंगी, वो इस चीज़ से रिलेट कर सकती हैं। ओके, मतलब हमारा तो टू बी ऑनेस्ट वैसा ही है जैसा आपने बोला, सब हमारे लिए भाई है। हमारे हाँ, लिए, एक ही ग्रुप है। हमारे लिए सब एक-दूसरे को जानते हैं। हाँ, हमारे लिए हमारे से 20 साल का बड़ा भी भाई है, हमारे लिए हमारे से 20 साल का हुँ। छोटा भी भाई है, तो हम तो वो कैटेगराइजेशन कर ही नहीं पाते कि किससे क्या बात करनी है। हम 20 साल बड़े वाले को भी वही बता रहे हैं, भाई आज ये हो गया, आज वो हो गया, एंड 20 साल छोटे वाले को भी, अरे भाई सुन ले यार, ये हो गया ये। तो हाँ, हाँ, तो ये मतलब कुछ और आपका कुछ और पर्सपेक्टिव रहा हो इन लोगों को लेके, कि जब आप ऐसे स्पेक्ट्रम में डिवाइड कर रहे हो तो एक दूसरे के बीच में ऐसे कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ? नहीं, कॉन्फ्लिक्ट किस बात का? जैसे कि कि हमसे मिल रही है, उससे नहीं मिल मुझसे नहीं मिल रही। ओह! अच्छा, नहीं, मेंटेन करके चलना पड़ता है थोड़ा-सा। और पता है, एक बात बताऊँ, जहाँ पे इनसिक्योरिटी नहीं होती ना, कहीं भी, किसी भी रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे ये वाले पॉइंट्स फिर आते ही नहीं हैं। जब आप बहुत सिक्योर हो अपने आप को लेके, अपने बॉन्ड को लेके किसी और के साथ, फिर वहाँ ये चीज़ें नहीं आती कि हमसे बात नहीं हो रही है या हमसे मिल नहीं रही है। मैं अपने दोस्तों से सिर्फ़ 6-6 महीने में 1 बार बात होती है, बट हम लोग उसी पॉइंट से पिकअप करते हैं जहाँ हमने लास्ट में छोड़ा है। सबके साथ ही यही होता है। ओके, काफ़ी हुँ। अच्छी मेंटेनेंस है आपकी, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक स्पेक्ट्रम को संभाल के रखा हुआ है, जैसा कि आपने बोला। हाँ, और मतलब इस जर्नी में काफ़ी लोग पीछे छूटे भी हैं। मतलब होता है ना, नई फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, कभी लगता है। सो मेरे लिए तो मेरा पीस ऑफ माइंड बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब सबके लिए होना चाहिए और सबके लिए, लेकिन कुछ लोग उस चीज़ को सैक्रिफाइस करके बहुत पीपल प्लीज़िंग बनने का कोशिश करते हैं कि यार उसको बुरा लगेगा, उसको। योर पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ इज़ टू शॉर्ट कि तुम उसको कन्फ्यूज़न में ही निकाल दो कि दूसरा बंदा आपके साथ कैसे एक्ट कर रहा है अपने मूड के अकॉर्डिंग या कुछ भी कर रहा है। पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके, दैट्स अ वेरी साइकोलॉजिकल थिंग। पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कम लोगों को समझ आती है ये चीज़, एंड जब तक समझ आती है बहुत लेट हो जाते हैं, आई गेस। पर हम्म। वही है, कभी भी आप लेट नहीं होते हो, वो आप समझ रहे हो। जस्ट एक ड्यूरेशन है सबका अपना अपना, कब उसको किस हम्म। पॉइंट पे क्या समझना है। पता है मेरा मतलब मैं मेरे ने दो मेरा कोई मध्यम मार्ग नहीं है। मतलब फिलॉसफी में ऐसे एक्सट्रीमिस्ट को प्रेफर नहीं करा जाता है। वो बोलते हैं कि मध्यम मार्ग होना चाहिए हमेशा। ठीक है, लेकिन मेरा ना बहुत एक्सट्रीम पॉइंट्स है, ये शायद मुझे तो अच्छी लगती है कभी कभी, क्योंकि या तो मैं एकदम हूँ आपके लिए, या तो मैं एकदम भी नहीं हूँ। जैसे मैं ट्राई करती हूँ तो पूरा ट्राई करती हूँ किसी से बन जाए, किसी से हो जाए चीज़ें ठीक। बट एक बार वो सैचुरेशन लेवल क्रॉस हो गया तो फिर नहीं होता। फिर उसके हम्म। बाद यार अपने आप को ऊपर रखो, कोई बात नहीं, छोड़ो। हाँ, आप मतलब फुल्ली अवेलेबल हो या फिर अनअवेलेबल हो, वो बीच का हाँ। जो आपका पीपल प्लीजिंग वाली चीज़ें जो आपने बोली, वो नहीं है। हाँ, वो नहीं है। कि आपके साथ मैं बना के रखूंगी, कोई बात नहीं, आपने ये कर दिया तो भी बना के रखूंगा, हम्म। वो चीज़ें नहीं है। वो चीज़ बहुत अच्छी है, वो नहीं होनी हम्म। चाहिए मेरे हिसाब से। देखो, आई एम नॉट अगेंस्ट इट कि आप पीपल प्लीजिंग ना रखो, रखो। टू बी ऑनेस्ट, फॉर्मल चीज़ों में रखो। फ्रेंडशिप तो आपके लिए बहुत इनफॉर्मल चीज़ है, वही। जो आपके लिए बहुत एक तरीके से जो फॉर्मल चीज़ों से आपको वो डिस्टेंस दे रही है, ताकि आप अपने हम्म। लिए स्पेस निकाल सको और एंजॉय कर सको वो स्पेस। एंड वो चीज़ें भी अगर आप कॉम्प्लिकेट करते जाओ, तो वो ऑनेस्टली सही नहीं। तो आपका एक्सट्रीमिस्ट होना बहुत अच्छी चीज़ है इन चीज़ों में। तो मतलब, हम्म। तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि कोई डिसएग्री करेगा, कोई करेगा तो वो बता देगा, उसकी मर्जी। नहीं, सबके अपने लाइफ लेसन्स होते हैं, है ना? तो ठीक है, सबकी अपनी लर्निंग्स होती है, सबका अपना तरीका होता है, सबका ठीक है। मैंने बस ये बताया कि मैं कैसी हूँ, और मुझे तो ये सही लगता है अपने लिए, क्योंकि मैं जैसी हूँ मेरे लिए यही काम कर रहा है अभी तक। लेट और इट। मुझे लगता है कोई इंसान खराब नहीं होता। मुझे लगता है कोई इंसान खराब नहीं होता, कोई इंसान गंदा नहीं होता। अ, वो उस टाइम कुछ करते हैं, उनको वो चीज़ ठीक लगती है। शायद कोई इंटेंशनली कोई कुछ खराब चीज़ें नहीं करता। बाद में रियलाइज़ सबको कुछ ना कुछ तो होता ही है कि मैंने शायद उस पॉइंट पे कुछ चीज़ खराब करी। मे भी हो सकता है मुझे जो वो सिचुएशन अपने लिए डेवलप कर रहे हैं वो उनको ठीक लगती हो, हाँ, बल्कि वो। उस टाइम पे उनको वो ठीक लगा हो। भले ही वो हमारी नज़रों से हम उसको देख रहे हैं कि दिस इज़ वेरी ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग। इसमें कोई सब्जेक्टिव पार्ट है ही नहीं। बट हो सकता है उनको लगे कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यही ठीक है, तो ठीक है, जिसने जो कर दिया ठीक है, तुम करो, बट मैं नहीं ले सकती ये सब। ऐसा अप्रोच होना चाहिए। के बाद आपकी एक, अगर वैसे तो नहीं है कुछ भी, अगर आप अपनी एक डेफिनेशन बनाओ फ्रेंडशिप की, तो वो क्या हो? मैंने शुरू में ही बोला, फर्स्ट एकदम एक्सट्रीमिस्ट। कॉन्फ्लिक्ट वहाँ है जहाँ तुम्हें वो सामने वाला इंसान तुम्हें जज नहीं कर रहा है। वहाँ तुम्हारी दोस्ती है, वो तुम्हारी सफल दोस्ती है। क्योंकि तुम कैसे किसी को जज कर सकते हो? तुम्हें पता ही नहीं है कि कोई इंसान किन चीज़ों से उठकर यहाँ तक आया है। यू डोंट नो दैट। तो आप उसके लाइफ लेसन्स को, उसकी लर्निंग्स को, उसके एक्सपीरियंस को आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे दूसरे इंसान को जज कर रहे हो उसके तरीकों के बेस्ड पर? देखो, कुछ चीज़ें तो कुछ चीज़ें तो ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग होती हैं, ठीक है? वो चीज़ें होती हैं। हाँ, उसमें तो तुम जज भी करो, यार ये कैसा है, ऐसा कर दिया, बहुत ही खराब एक्सट्रीम चीज़ कुछ। लेकिन ऐसे छोटी-छोटी बातों में लोगों को जज नहीं करना चाहिए, लोगों को अपने अराउंड कंफर्टेबल फ़ील कराना चाहिए। आजकल इतना हम लोग डिस्कस करते हैं मेंटल हेल्थ और इन सब चीज़ों के बारे में। कोई कुछ बोल रहा है, कुछ क उसको सुन लो विदाउट मेकिंग ऑकवर्ड एक्सप्रेशंस, है ना? एक्चुअली ना, समझ रहे हो? देर इज लैक ऑफ एम्पैथी इन पीपल नाउअडेज। हाँ। चीज़ें आपके हाथों से बाहर तभी जाती हैं जब आपको लगता है कि आप उनको ज़बरदस्ती किसी पे दे रहे हो। अगर आप उसके हिसाब से उसको दो, तो प्रॉपर रहती हैं चीज़ें, टू बी ऑनेस्ट। ओके, तो आपकी अभी तक की जर्नी जो रही, स्कूल से लेके, स्कूल की सृष्टि, एंड देन कॉलेज यूजी की सृष्टि, मास्टर्स सृष्टि, एंड ऑफ कोर्स रिसर्च में अभी पीएचडी में सृष्टि चल रही है।
तो ये जो 4 फेजेस थे आपके लिए, ये कैसे आपका एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ, या जो सेम ही पर्सपेक्टिव चलता रहा वो आपको हेल्प किया? अम, पहले ना मैं ऐसी मेरा होता था, मेरा माइंडसेट ऐसा था कि जो बोल रहा है कोई तो ठीक है, उसको सुन लो, हाँ, सही है, कोई कुछ बोल रहा है। बट धीरे-धीरे जब मैं आगे चलती गई तो फिर समझ आया कि कोई कुछ भी बोले, डिसीजंस अपने अकॉर्डिंग लेने चाहिए, अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग लेने चाहिए, अपना खुद का दिमाग लगा के लेने चाहिए। और वो चीज़ मैं अभी भी सीख रही हूँ क्योंकि अभी भी कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं जो आए दिन कुछ ना कुछ आती हैं। आप उन अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए अपने आस-पास वालों से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या है? पूछो सबसे, सुनो अपनी। ये सजेशंस चीज़ लेने चाहिए। मैंने हाँ, सबसे पूछो, सबका सुन लो, बट करो अपने इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग। ये चीज़ मैं अभी भी सीख ही रही हूँ एंड दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट आई थिंक। ओके, तो एक तरीके से हर फेज ने आपको ये सजेशंस लेना और उनको एक्सेप्ट उतना ही करना जितना आपके लिए प्रॉपर है, वो सिखाया है। मतलब इवैल्यूएशन, कैलकुलेशन पूरा अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसे आप हैं क्योंकि आप जो लोग सजेशंस देते हैं, एडवाइस देते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग देते हैं। उनको ये नहीं पता कि आप कैसे हैं, है ना? आप अपने अकॉर्डिंग उनको इवैल्यूएट करेंगे और बाकी जिन्होंने सजेशंस दिए, उसको भी देखेंगे कि हाँ, ये भी एक पर्सपेक्टिव है, ये भी एक व्यू है। तो वही मुझे लगता है कि सुनो सबकी, करो अपनी। दैट्स बेटर देन कि सबकी आप सुनते जाओ और अपना नुकसान करवाते जाओ। ऐसे नहीं होना हाँ, चाहिए। वो तो अपने आप की चीज़ें पता होनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस पता होनी चाहिए। अपने साथ अकेला टाइम बिताइए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए, जो कि मैंने बहुत किया 6 साल मैं अकेली थी घर से दूर। तो करना चाहिए, इट्स वेरी गुड। बहुत तो इंडियन हाउसहोल्ड्स में नहीं इतनी प्राइवेसी मिलती है ना? तो हम लोगों के पास यही ऑप्शन है कि घर से बाहर ही जाना पड़ेगा या तो पढ़ाई करने के लिए या नौकरी के लिए। हम लोगों के पास यही एक ऑप्शन है। बाहर ऐसे सिस्टम बना रखा है कि एकदम ही 18 इयर्स के बाद आपको भेज देते हैं, रहो अपना अकेले कुछ करो। बट इंडियन इंडियन नेबरहुड, इंडियन हाउस होल्ड ये आपको नहीं सिखाता है ये चीज़ें। फॉरेन कल्चर में ही ज़्यादा है, एंड आई थिंक द ये जो फॉरेन कल्चर है काफ़ी अच्छा है इंडियन हाउस होल्ड से, कि आपको घर पे बैठ के हर चीज़ें थोपे जा रही हैं कि ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, वो कर ले। अरे लेट लेट द पर्सन एक्सप्लोर ना, कि उसको क्या करना है, उसको अपना कैरेक्टर इवॉल्व करने दो। क्यों उसको अपना कैरेक्टर उसको आप फ्रेम क्यों कर रहे हो अपने हिसाब से? इस चीज़ के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल रही हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय फैमिली। उन्होंने कभी मतलब 12th के बाद जैसे मुझे बाहर मतलब मुझे वही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, पंतनगर यूनिवर्सिटी मैंने बताया फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। मैंने वहीं से अपना यूजी करा है। तो मैंने 12th में ही बोला था मुझे ये करना है, तो उन्होंने कभी नहीं बोला ऐसा कि बाहर है, अकेले रहना है, हॉस्टल में है। उसके बाद जब मेरा मास्टर्स हुआ, उसके बाद मैं इतनी अनश्योर थी कि मुझे दिल्ली मिलेगा या नहीं मिलेगा। तब भी मुझे पेरेंट्स ने मुझे पूरी छूट दी, ड्रॉप लेना है तो ड्रॉप ले लो, जॉब करनी है तो जॉब कर लो, बाहर जाना है फिर से कहीं और पीएचडी करनी है वो कर लो अगर दिल्ली नहीं मिला तो। लेकिन मिल गया तो चलो अच्छा है। तो हम्म। इस चीज़ के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं सारी चीज़ें मैंने जो एक्सप्लोर करी है, सीखी हैं, मुझे लगता है इसी चीज़ की कि मैं अलग-अलग जगह गई पढ़ने, अलग-अलग लोगों से मिली, नेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट में सारे बच्चे अलग-अलग स्टेट से होते हैं, ठीक है? तो मैं ऑलमोस्ट हर स्टेट के बच्चों से मेरी कुछ-कुछ दोस्ती है, कॉन्टैक्ट्स हैं, अब उनकी शादियाँ होंगी, तो मैं सबकी शादियों में भी जाऊँगी, कल्चर्स देखूँगी अलग-अलग, सो इट्स नाइस। ओके, काफी वही वही सेम बात है। इट टेक्स वन पर्सन टू ब्रेक द चेन। जो चेन पीछे से चलती आ रही है वो आपने ब्रेक कर दी है, तो आगे वालों के लिए हेल्प हुँ, हो जाएगी हुँ। एक तरीके से। हाँ। काफी कुछ हमें सीखने को मिला आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग द जबरदस्ती ऑफ माई माइन।
थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा बातें करके। तो आप अगर कुछ फीडबैक देना चाहें हमारे चैनल के लिए वो दे सकते हैं, एंड एक अगर कुछ अपने तरीके से अपने स्टाइल से हमारी जनता के लिए जो देख रही है कुछ मैसेज देना चाहें वो भी दे सकते हैं। ओवर टू यू। मैसेज मेरी तरफ से ये रहेगा कि तो गो विद द फ्लो, अच्छे से अपने प्रेजेंट में अपना बेस्ट दीजिए एंड बी ग्रेटफुल। आजकल मैंने देखा है इतना ज़्यादा ट्रेंडी हो गया है ये, रील्स में, इंस्टाग्राम में, हर जगह इस हर चीज़ में दुख ही दुख आ रहा है कि हाय पढ़ना है भगवान उठा ले, मतलब लोगों ने इसको इतना मजाक उड़ा दिया है हर चीज़ में इसको, मतलब आप देखोगे ना सारे रील्स मीम्स ऐसे ही हैं और लोग शेयर कर रहे हैं उसको अपनी स्टोरी में। अरे बी ग्रेटफुल, आपको अच्छा खाना मिल रहा है, आप फोन चला रहे हैं, आपको अच्छा रहने को है, आपके पास जॉब है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं। कितने लोग हैं आप आसपास देखोगे जिनके पास कुछ खाने को भी नहीं है। तो कभी भी मन में ऐसा थॉट आए जब ऑफ लगे, सो आप उन चीज़ों को काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए, आप जिन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल है अपनी लाइफ में, एंड स्टार्ट विद योर पेरेंट्स फर्स्ट। ओके, कुछ फीडबैक हमारे लिए। फीडबैक अच्छा था। बढ़िया था। हम्म। ओके। गुड गुड गुड। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट गुड गुड गुड। सो थैंक यू गाइज, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपका कुछ सजेशन है हमारे पॉडकास्ट के लिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, एंड अगर नहीं है तो अपने पास रखिए, हमको ज़रूरत भी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, देखते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में कौन आता है। सी यू।